नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के शहर कोतवाली में पंचवटी क्षेत्र के पास शिव परिवार कॉलोनी है। शिव परिवार कॉलोनी से 17 फरवरी 2025 को सुबह करीब 10 बजे एक व्यक्ति ने थाने पर और कंट्रोल रूम पर फ़ोन किया और ये बताया कि मेरा नाम संजीव त्रिपाठी है और मैं अपनी बेटी के ससुराल आया हूँ। मुझे ससुराल वालों ने और बेटी के पति यानी मेरे दामाद ने ये बताया कि मेरी बेटी सोनाली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मैंने अस्पताल जाकर उसे देखा, डॉक्टर्स से बात की। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। बेटी के ससुराल वाले उसे आत्महत्या बता रहे हैं, डॉक्टरों को भी आत्महत्या बताया और जल्दी ही उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप जल्दी से आ जाएं वरना ये अंतिम संस्कार कर देंगे। पुलिस मौके पर पहुंची। पता ये लगा कि मृतका का नाम सोनाली था। उसके पति का नाम संदीप बुधौलिया था और उसकी एक 5 साल की बेटी थी दर्शिका। पुलिस ने वहां जल्दी से शव का पंचायतनामा कराया। पंचायतनामा करा के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनाली का पति संदीप बुधौलिया बार बार यही कह रहा था कि हम लोगों के बीच कुछ विवाद था, विवाद का हमने समझौता कर लिया। उसे हमने बुलवाया अपने घर पर, यहाँ वो किसी शादी में आई थी। मैंने उसे 16 फरवरी को कहा कि तुम चली आओ, बच्ची को लेकर, बच्ची की याद आ रही है। वो आ गई। रात में पुरानी बातों को लेके झगड़ा हुआ और वो पंखे से लटक गई। यही बात वो बार बार कह रही थी। लेकिन पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हम तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लग जाएगा। और हुआ भी वही। 2 डॉक्टरों के, चूंकि शादी के 7 साल पूरे नहीं हुए थे, कुछ महीने या कुछ दिन बाकी थे। 27 फरवरी को 7 साल पूरे होते और ये बात आपको बताई मैंने 17 यानी 10 दिन पहले 17 फरवरी की है। चूंकि 7 साल नहीं हुए थे और अननेचुरल डेथ थी, पुलिस ने 2 डॉक्टरों के पैनल से, सीएमओ ने 2 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करा के उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में कुल शरीर पर 9 चोटें मिली और मौत का कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया। मीनिंग देयर बाई, या कहने का मतलब ये कि पहले उसे बहुत मारा पीटा गया और मरने से पहले ही जब वो बेहोश रही होगी तभी उसको गले में फंदा लगाकर और उसे पंखे में लटका दिया गया। हाथ और पैर दोनों में चोट के बहुत निशान थे। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने पिता संजीव त्रिपाठी की तहरीर पर संदीप बुधौलिया यानी मृतका के पति, सास विनीता, जेठ कृष्ण कुमार और जेठानी मनीषा के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया। यानी 7 साल से कम में अननेचुरल डेथ और बात भी उसमें दहेज की आई थी कि दहेज के कारण ही इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। पूरी डिटेल जब पुलिस ने खंगालनी शुरू की तो पता लगा कि सोनाली झांसी में ही एक बड़ी फेमस जगह है समथर। राजा समथर बहुत मशहूर, बहुत पॉलिटिकल आदमी थे, वहाँ के लोकल राजा थे। वो नई बस्ती की रहने वाली थी समथर के। 2019 में उसकी शादी संदीप बुधौलिया से हुई थी और इस समय जिस दिन उसकी डेथ हुई थी वो अपने परिवार के साथ पंचवटी
के शिव परिवार कॉलोनी में रहती थी। संदीप बुधौलिया दवा कंपनी में, एक मेडिसिन की कंपनी में एमआर था, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। पिता संजीव ने बताया कि शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो गाहे बगाहे बेटी को कार न ले आने की, दहेज में कार न लाने की के ताने देता रहा कि मेरी ऐसी नौकरी है, मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, लोग इम्प्रेस नहीं होते हैं, कार अगर तुम्हारे पिता ने दी होती तो मेरा काम और अच्छी तरह से चलता रहता। 5 साल पहले सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया दर्शिका। जब बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हुई प्रसव के लिए, उस समय उसका पूरा ससुराल का पूरा परिवार और उसका भी परिवार वहाँ मौजूद था। जैसे ही नर्स ने आकर बताया कि बेटी हुई है, वैसे ही ससुराल वाले सब वहाँ से उसे छोड़कर चले गए। सिर्फ मायके वाले वहाँ अस्पताल में मौजूद रहे। उनके इस व्यवहार से उसने, सोनाली ने भी और उनके पिता संजीव त्रिपाठी और माँ ने, सब ने ये कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है और लड़का लड़की होना किसी के बस में नहीं है। लेकिन तब उसकी माँ ने ये कहा कि मुझे लड़का चाहिए था, लड़की होने पर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए हम वापस घर आ गए। उसके बाद जब वो छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को लेकर घर आई, तो हाथ में उसके गरम चाय डालकर उसे जला दिया सोनाली को। फिर ये घर वाले आए, पंचायत हुई और उसके बाद ये हुआ कि अब इसे यहाँ रखेंगे तो लड़की होने के अपराध में, लड़की पैदा करने के अपराध में और कार न लाने के अपराध में ये हमारी बच्ची को मार डालेंगे। वो उसे लेकर वापस अपने घर चले गए, यानी सोनाली के मायके चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया, डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज एक्ट का, डीपी एक्ट का मुकदमा लिखवाया और 2 साल तक ये ट्रायल पर रहा और कोर्ट में ये पेशी पर सब लोग आते रहे। जब ऐसा लगा कि अब शायद ये फैसले पर आ गया है, जजमेंट पर आ गया है, तभी लड़के के घर वालों ने हाथ पैर जोड़कर सुलह कर ली, यानी समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद उसने कहा कि आप लड़की को हमारे घर भेज दीजिए। लेकिन घर वालों ने कहा कि अभी नहीं, अभी समझौता हुआ है, हम कुछ दिन और देखेंगे, तब बच्ची को आपके घर भेजेंगे। इसी बीच में 12 फरवरी को सोनाली अपनी बेटी को लेकर मामा के बेटे की शादी में गई। तो 12 फरवरी को रही, 13 फरवरी को रही, शादी के बाद 14 फरवरी को रही और 16 फरवरी को, 14 फरवरी को शादी ही हुई, 15 छोड़ के 16 फरवरी की सुबह संदीप बुधौलिया का फोन अपनी पत्नी सोनाली के फोन पर आया और उसने कहा कि बिटिया कहाँ है। उसने कहा हमारे साथ है, मैं साथ ले आई हूँ। बोले तुम इसको लेके घर आ जाओ, मुझे दर्शिका की याद आ रही है। फिर सोनाली ने कहा कि मुझे आपके यहाँ आने में डर लगता है। फिर उसने कहा कि अगर आज नहीं आओगी तो फिर कभी मत आना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मन है बच्ची को देखने का और तुम इस तरह की बातें, इस तरह की बात छोटी मोटी वो टेलीफोन पर हुई। तो इस पर सोनाली को लगा कि कहीं ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं और फिर ये कहें कि हम कभी नहीं बुलाएंगे। वो 16 फरवरी को ही शाम को घर पहुंच गई, यानी अपने ससुराल पहुंच गई और शाम को वहीं रही। घर में क्या हुआ, घर वाले तो, ससुराल वाले कुछ बताने को राजी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ घर में हुआ होगा। सोमवार की सुबह सोनाली के ससुर ने फ़ोन किया त्रिपाठी जी को, यानी लड़की के फादर को, कि आप चले आइए, गुस्से में सोनाली ने फांसी लगा ली है। वो लोग भाग के गए, तब तक उसे वो मेडिकल कॉलेज लेकर जा चुका था। वहाँ पहुंचकर फ़ौरन पहले उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस आई और फिर पूरा परिवार मिलके यही किस्सा बताता रहा कि ये ऐसा हुआ था और रात में झगड़ा हुआ और उसने फांसी लगा ली। इसी बीच में उसकी
5 साल की बेटी दर्शिका पे सबकी नज़र पड़ी। इंस्पेक्टर ने भी और दर्शिका के नाना ने भी पूछा, बेटा रात में क्या हुआ था, क्योंकि वो पति कुछ बताने से रहा, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसने बहुत तोतली ज़बान में उसने बताया कि पहले मेरे पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में वो शराब पीकर घर आते थे तो माँ को मारते बहुत थे। फिर वो बताने लगी कि कैसे कैसे उसने माँ को मारा है। हमारे पिता यानी संदीप बुधौलिया ने कैसे मम्मा को मारा है, ये मुहजवानी बताने लगी। लेकिन ज़्यादा तोतली जुबान की वजह से बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था और न ही वो इस चीज़ को लिख के दे सकती थी। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटा तुम वो डायग्राम बना सकती हो, यानी रेखा चित्र जो होते हैं। लड़की नाना को पता था कि हाँ ये वाटर कलर से पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती है और बार बार वो दिखाती भी है, मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप पर भी अपने नाना को भेजती थी कि आज हमने ये बनाया है, ये बनाया है। एक कागज़ और एक कलम दर्शिका को दिया गया। दर्शिका ने अलग अलग 10 रेखा चित्रों में ये बताया कि कैसे मेरे पिता ने मेरी माँ की हत्या की है। छोटी बच्ची के बनाए हुए उस रेखा चित्र को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची खुद भी रो रही थी, लेकिन एक एक करके स्टेप वाइज उसने, और यही इसको एविडेंस में रखा गया है। आईओ ने इसे एविडेंस में रखा है सारे लोगों के सामने, जिनके सामने उसने ये चित्र बनाया है। उसने उसको एविडेंस की तरह वो इस्तेमाल करेगा। बच्ची लिख नहीं सकती थी, लेकिन जो उसने बना के दिया, जो रेखा चित्र बना के दिए, जो डायग्राम बना के दिए, पेंटिंग की शक्ल में जो बना के दिए, वो अपने आप में पूरी कहानी बताता है। उसकी इस प्रतिभा को, उसकी इस बात को देख के सभी वहाँ आश्चर्यचकित थे। सोनाली की माँ विनीता त्रिपाठी बताती हैं कि इसी 27 फरवरी को शादी के 7 साल पूरे हो जाते, लेकिन वो जब से ससुराल गई वो पूरी तरह से खुश नहीं रह पाई। हम लोगों ने 7 बीघा जमीन देकर, बेचकर तब इसकी शादी की थी। लड़का अच्छा मिल गया था, इमार था, देखने सुनने में खूबसूरत था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था। हम लोगों को ये लगा कि ये हमारी बच्ची को अच्छी तरह से देखभाल उसकी कर पाएगा। पता नहीं फिर ऐसा लड़का मिले न मिले, तो जो कुछ भी ज़मीन थी वो सब बेच के हमने इसकी शादी की। शादी के करीब 1.5 साल 2 साल बाद ये बात सामने आने लगी कि वो बार बार कार न लाने के उलाहने और ताने सोनाली को देने लगा। बाद में वो किन्हीं कारणवश शराब पीने लगा, और जब भी शराब पीकर घर आता था तो वो सोनाली से ही मारपीट करता था और ये कहता था, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे मायके वालों की वजह से मैं कहीं कहीं बहुत जलील होता हूँ, इसलिए शराब पीता हूँ। अब बताइए ये कौन सी बात हुई। बहरहाल उसने इस तरह से बहुत परेशान किया जैसा सोनाली के माता पिता ने बताया। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में पिता ने अपनी 7 बीघा जमीन बेचकर बेटी की शादी की, बेटी की खुशी के लिए। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे घर जो दामाद है कम से कम मेरी बेटी को अच्छी तरह से रखने में सक्षम हो। और ज़माना दुनिया जब बारात बाहर आती है तो लड़के को देखकर अपनी टिप्पणियाँ करती है और ये बताती भी है कि ये कहती भी है कि नहीं बहुत अच्छा दूल्हा मिला, लड़का बहुत अच्छा है। हर माँ बाप के मन में एक ललक होती है कि जब दरवाजे पर दूल्हा खड़ा हो तो लोग वाह वाह करें, लोग अच्छा कहें कि बहुत अच्छी शादी ढूंढ के की है फलाने ने, और लड़का बहुत अच्छा है। ये सब सोच कर उसने माँ बाप ने सब कुछ किया था। लड़का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, एमआर था तो स्मार्ट होगा ही होगा, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले लोग एमआर होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर की, बड़ी डॉक्टर की क्लिनिक या बड़े अस्पतालों की या प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में सवेरे सवेरे आपको
चमड़े का बैग लिए हुए, टाई लगाए हुए, वेल ड्रेस्ड 4-6 आदमी अगर दिखाई पड़ जाएं तो 90% आप ये मान लीजिए कि ये एमआर ही होंगे, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे, क्योंकि गर्मी सर्दी बरसात सब में ये आपको टाई लगाए हुए मिलेंगे। पता नहीं, हो सकता है उनके यहाँ या उनके प्रोफेशन में ये हो कि आप बिना टाई लगाए हुए जाएंगे तो लोग आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मानने से इनकार कर देंगे। बहरहाल टाई लगाएंगे, जाएंगे, अच्छी अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब को। कोशिश ये करेंगे कि डॉक्टर साहब जब भी दवा लिखें उनकी कंपनी की दवा ही लिखें। ये डॉक्टरों के आसपास आपको दिन में कई बार मड़राते हुए, भिनभिनाते हुए मिल जाएंगे। वो अपनी कंपनी की दवा लिखवाने के लिए डॉक्टरों से एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, फिर डॉक्टरों से गिड़गिड़ाते भी हैं, मिमियाते भी हैं, दबाव भी बनाते हैं, ताकि उनकी दवा अगर बिकने लगेगी तो कंपनी उन्हें भी उनका हिस्सा देती है, उनका प्रमोशन करती है और तरह तरह से उनका फ़ायदा करती है। ये बहुत वाकपटु होते हैं, हर सवाल का जवाब तुरंत देंगे, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं और कुल मिलाकर इनकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव होती है। देखने में, आपको देखने सुनने में बहुत अच्छे से दिखेंगे। कंपनियां भी ऐसे ही लोगों को रखती है जो कम से कम देखने सुनने में, अपनी बात कहने में, वाकपटुता में, इन सब में डॉक्टरों को इम्प्रेस कर सकें। शायद इसीलिए पिता ने, जो संजीव त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने 7 बीघा ज़मीन बेचकर बिटिया की शादी की थी कि अच्छा लड़का है, देखने सुनने लायक है, बेटी को अच्छी तरह से रखेगा। लेकिन उनको ये शायद उनका भ्रम था या उन्हें पता नहीं लगा या इतनी दूर तक सोच नहीं पाए कि ऐसे लोग शेर के खाल में भेड़िए होते हैं। भेड़िए मतलब जिनका कोई स्तर नहीं होता, मांस खाने का भी कोई स्तर नहीं होता, सड़ा गला मरा सब कुछ, इस तरह के लोग शेर की खाल में घूमते भी रहते हैं। और दहेज में कार न मिलने की वजह से इतनी गंदी, ओछी और गिरी हुई हरकत इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने की। अच्छा, एक गलती घर वालों ने भी की कि मुकदमा किया आपने, लड़की को चोट पहुंचाने का, मारपीट करने का, त्रस्त करने का, परेशान करने का। 2 साल उसका ट्रायल चला। फिर जैसे ही लड़के को ये अंदाज लगा होगा कि अब ये अगर मुकदमा ट्रायल के बाद जब जजमेंट पर आ गया और मुझे सज़ा हो गई, चाहे 2 साल की ही सज़ा हो, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, लड़की वालों के हाथ पैर जोड़े, लड़के ने भी लड़की के हाथ पैर जोड़े कि समझौता कर लो, वैसे दोबारा कभी गलती नहीं होगी, तुम जैसे चाहो वैसे रहना। बहरहाल ये समझौता करा दिया, मुकदमा वापस हो गया। फिर शेर हो गए, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। और घर वालों से, लड़की के घर वालों से ये गलती हुई कि चलो ठीक है, आपने किसी दबाव में, परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में, मान लिया आपने समझौता कर भी लिया, तो जब 2 साल तक किसी से मुकदमेबाजी हो रही हो या हुई हो, ऐसे में लड़की को घर भेजना नहीं चाहिए था, कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए था, बुला के उसे घर पे समझना चाहिए था कि आखिर अब अगर वो कुछ करेगा तो उसकी क्या उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, उसने फ़ोन किया कि लड़की को देखने की इच्छा हो रही है और बुलाया, और बच्ची चली गई उससे मिलने, बिना ये सोचे हुए कि ये वही पाशविक कृत्य फिर करेगा जो हमेशा करता आया है। अच्छा, अब एक सीन आप ये सोचिए कि कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का अपनी माँ या पिता की चिता में, उसकी चिता को पैर छूता है, मुखाग्नि देता है, लोग उसको गोद में उठा के तब हाथ में वो लकड़ी लेके जिसमें आग होती है उसको मुखाग्नि दिलवाते हैं। 50-100 लोग इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं। बच्ची के उस करुण क्रंदन से, बच्ची के उस वो जो प्रक्रिया कर रही थी मुखाग्नि की, रोते रोते हर आदमी जो वहाँ देख रहा होगा वो उसको अपने बच्चों से रिलेट करेगा, ज़रूर रिलेट करेगा। और यही वजह थी कि उस दिन जब ये मुखाग्नि दे रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय लोग फूट फूट कर रो रहे थे। जो भी वहाँ मौजूद थे सब फूट फूट कर
रो रहे थे। और बच्ची जब मुखाग्नि देकर आई, थोड़ी देर तक वहाँ बैठी, इंतज़ार किया जाता है कि जब पूरी बॉडी जल जाएगी तब लोग वहाँ से जाएंगे। तो वो यही कहती रही कि पापा नहीं आए क्योंकि पापा ने मम्मा को मार दिया, पापा को पुलिस ढूंढ रही है, पापा को पुलिस पकड़ लेगी, पापा को जेल भेज देगी। जब ये वो अपने तोतले अंदाज में ये बात कह रही थी तो आप समझ लीजिए कि लोगों का कलेजा मुंह को आ गया होगा। उसने जब अपनी बात पुलिस को या अपने नाना को वो समझा नहीं पा रही थी तो उसने रेखा चित्र और पेंटिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप ये दिखाया कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या की है। 5 साल की इस बच्ची को 100 सलाम, बार बार सलाम। और उसी वजह से खुलासा भी हुआ इसका। और दूसरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिला कोर्ट में। जब इस बच्ची की गवाही होगी और उसके हाथ की बनी ये पेंटिंग प्रस्तुत की जाएगी तो किसी को कोई शंका नहीं होगी। डिफेंस का लॉयर कितना भी चिल्लाएगा लेकिन किसी को कोई शंका नहीं होगी। एक बात कही गई है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किसी भी धर्म, किसी मजहब में कहीं भी छोटे बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वो निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, निष्पाप होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। और आज, और शायद भगवान ने ही उस बच्ची में आकर ऐसे पापी को, उसके पिता को दंड देने के लिए उसके हाथ से इस तरह की पेंटिंग कराई है। आज ये कहावत सही साबित हुई है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।